बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बॉक्सकर दौरा पाकिस्तान के सिलसिले में इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनका 3 रोज़ा दौरा है और दौरे की दावत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने दी है। UNGA के सदर इस्लामाबाद पहुंचे, उनका बड़ा पुरतवाक इस्तकबाल किया गया। फ़ॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद में दोनों लीडरान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जो UNGA के सदर हैं उन्होंने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली है या यूनाइटेड नेशंस का इदारा दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी इदारा है, लेकिन इदारों की फ़ालियत और मौसर पर उनकी कारकर्दगी और नताइज से ज़ाहिर होते हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते लास्ट थर्सडे जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का हंगामी इजलास हुआ, फ़लस्तीन का तस्करा करते हुए कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस मामले पे जो इसराइल की जानिब से जारियत की जा रही थी फ़लस्तीन पर, उस पर गैर फाल और गैर मौसर नज़र आ रही थी। लिहाजा यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास हुआ, साख को बचाने के लिए इजलास किया गया। इजलास के दौरान ही जो पहला मकसद था, अवलीन मकसद जंगबंदी का, वो हासिल कर लिया गया। उन्होंने इसके अलावा मुख्तलिफ मौके पर आज खिताबात भी किए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उनके एजाज़ में इशाइया दिया और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सदर हैं उनको उनकी खिदमात के एवज़ हिलाल पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने खिताब किया और बड़ा अहम और तारीखी खिताब था। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन में मुमासलत पाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया मौजूदा हालात में मसला फ़लस्तीन को इफेक्टिवली उठाने के हवाले से। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान का ज़बरदस्त काम है। कश्मीर का मामला हल होगा तो खित्ते यानी जनूबी एशिया में अमन आएगा। उन्होंने साथ में ये ज़रूर कहा, जो हम आज अपनी इस नशिस्त में उठाएंगे, कि पाकिस्तान को ज़्यादा काम करना चाहिए कश्मीर के मसले को ज़्यादा इंटरनेशनलाइज करने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सदर ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर पॉलिटिकल विल ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। मसला कश्मीर जो उतना ही पुराना है जितना मसला फ़लस्तीन है, उतनी पॉलिटिकल विल इस पर उस तरह दिखाई नहीं देती। इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करेंगे। अहम दौरा है, इस पर अहम इशूज़ उठाए गए, इशूज़ पे हम बात कर रहे होंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं न्यूयॉर्क से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, अ वेरी सीजन डिप्लोमेट मुनीर अकरम साहब। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम न्यूयॉर्क। मुनीर अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है और दिफाई तजिया निगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमें इस्लामाबाद पिंडी से ज्वाइन करें। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं टू स्टार्ट विद मुनीर अकरम साहब आपसे करना चाहूंगा, सर थोड़ा सा हमारे PTV के व्यूअर्स को बताइएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सदर यहाँ पर मौजूद हैं, उनको हिलाल पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया। 193 ममालिक हैं। जनरल असम्बली बहुत बड़ा एक ज़ाहिर बात है फोरम है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी अहमियत और हैयत है। कितना अहमियत का हामिल होता है इस तरह का दौरा हमारी जानिब से उन्हें दावत दी गई थी। मुनीर अकरम साहब, आप एक अरसे से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा पहले इसकी जरा दौरे की अहमियत के हवाले से बताइएगा, फिर जरा फ़लस्तीन, कश्मीर, अफगान पीस प्रोसेस और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस्लाहात है उस पर भी बात कर दे। प्लीज गो अहेड सर। जी शुक्रिया आपका। जी, इस दौरे की अहमियत ये है कि सदर हैं, जनरल असम्बली के सदर हैं और ये बहुत कम ममालिक में ये दौरा करते हैं। तो इन्होंने जो फैसला किया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का जरूरी उन्होंने दौरा करना है, ये एक ये इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की कितनी अहमियत है और पाकिस्तान को वो कितना चाहते हैं और पाकिस्तान का जो रोल है यूनाइटेड नेशंस में उसको कितनी वो अहमियत देते हैं। तो ये सब में बड़ा इसका इंडिकेशन है। अब उन्होंने इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात जो हुई हैं उसके बाद में उन्होंने जो कुछ कहा है वो एक उसकी अपनी अहमियत है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली की अथॉरिटी के साथ वो बोल रहे थे। तो इसलिए हमने इनकी जो वहाँ तकरीर है और जो उन्होंने कहा है उसको हमें अहमियत देनी चाहिए और उसके ऊपर हमने तवज्जो देनी चाहिए कि आगे किस तरह से हम बढ़ सकते हैं ये सब मामलों। मुझे साहब ये भी मुझे बताएगा, उन्होंने मसला फ़लस्तीन को और मसला कश्मीर को कहा कि इनमें मुमासलत सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम पे मौजूद हैं, बेशबा
करारदादें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल अदा करना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने के हवाले से, क्योंकि उनका फ़लस्तीन के मामले पे ज़्यादा पॉलिटिकल विल पाई जाती है बनिस्बत कश्मीर के। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके कांधों पर आयद होती है, पाकिस्तान इस हवाले से क्या प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रहा है? जी, पाकिस्तान काफ़ी यहाँ एक्टिव पोजीशन हमने ली है। सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मरतबा इसको हमने उठाया है पिछले साल, और बाकी जो जनरल असेंबली की कमेटीज वगैरह हैं वहाँ हमने उठाया है। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की जो इदारे हैं यहाँ जो मिलते हैं वहाँ भी कश्मीर को बिल्कुल अहमियत दी जाती है फ़लस्तीन के तरह से। अब ये हम जो सामना कर रहे हैं वो बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है, वो बड़ी ताकत है और उसका इख्तियार है, उसको कोई जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं उसकी भी हिमायत है, तो हम इसका सामना हमें करना पड़ता है। उसके बावजूद हम इस मसले को बहुत एक्टिवली इसको एजेंडे पे हमने रखा है और इसको हम प्रोजेक्ट करते रहेंगे और इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। पहला कदम तो जो सीज फायर हुआ है वो पहला कदम है। इंशाल्लाह इसको आगे भी हम जो प्रेशर है हिंदुस्तान के ऊपर वो बरकरार जारी रखेंगे और इंशाल्लाह हालात में कुछ बेहतरी आनी चाहिए। जी, मैं आपके पास दोबारा लौट के आता हूँ। आपने कहा हालात में बेहतरी आनी चाहिए। नईम खालिद लोधी साहब, सर आपको मैं चाहूँगा कि आप इसमें शरीक हों। आप क्या कहेंगे नईम खालिद लोधी साहब? हमें जैसे एम्बेसडर साहब मुनीर अकरम साहब कह रहे हैं कि 3 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला आया। मैं 5 अगस्त 2019 के बाद की जो सूरत हाल है जिसमें भारत ने, लगता है ऐसे है कि इसराइल से सबक कुछ सीख रहे हैं और आपस में उनकी कोई ऐसी मुशावरत है कि उन्होंने भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, इन्होंने भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, इन्होंने भी स्टेटस एब्रोगेट किया और इसको एक बायलैटरल इशू या इंटेग्रल इशू के तौर पर लाने की कोशिश की, आर्टिकल 370 35A को ख़त्म किया। आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे हमारी कोशिशों में और मजीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है कश्मीर के हवाले से, या जैसा हंगामी इजलास फ़लस्तीन पे बुलाया गया, अगरचे यहाँ तो जंग छेड़ दी थी, भारत भी वहाँ पर, वो भी खुली जेल है, जैसे गाज़ा कहते हैं दुनिया की बहुत बड़ी जेल है, ऐसे कश्मीर भी बहुत बड़ी जेल है जो भारत ने बनाई हुई है। क्या कहेंगे नईम खालिद लोधी साहब, क्या हमारा लाएमल होना चाहिए? पहले तो अगर आप इजाजत दें तो मैं एक दो जो मेरे ध्यान में आती हैं बातें जो हम कर सकते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान का थ्रस्ट तो ठीक जा रहा है, कोशिशें भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें अपने रास्ते भी चेंज करके और तरीकों से भी इसके ऊपर आना चाहिए। मैं एक दो मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पे वहां पर वो डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं जो कि बिल्कुल इसराइली मॉडल है, जैसे आपने खुद कहा। तो मेरा ख्याल है अभी तक हम एक दफा भी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात नहीं लेकर गए कि जी आप ये काम रुकवाएं और मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में एक दफा दोबारा पॉपुलेशन सेंसस करवा लें, ताकि ये किसी किस्म की डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं वो लाई ना जा सकें और इसके ऊपर कदम लगाई जाए। मेरा ख्याल है ये एक चीज़ है। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम कर सकते हैं वहां पर कोई खुराक पहुंचाने का इंतजाम, दवाइयां पहुंचाने का इंतजाम। लेकिन जो मेन सवाल है कि इस दफा फलस्तीन के मामले में क्यों एकदम इजलास बुला लिया गया और वहां पर हमें कामयाबी क्यों ना हुई, हालांकि वो सही कह रहे हैं मुनीर अकरम साहब कि 3 दफा हमने सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात लेकर गए। बात ये मेरे भाई, और ये बात थोड़ी सी अभी तल्ख है, जरा दिल थाम के बैठिएगा और सुनिएगा। जब एक साइड अग्रेसिव हो और दूसरी सिर्फ डिफेंसिव हो तो तब दुनिया बिल्कुल परेशान नहीं होती। जब दोनों साइडें भिड़ जाएं तब दुनिया परेशान होती है, और ये मैं आप बिल्कुल मिसाल दे रहा हूं जो भी हाल ही में हुआ है। तो वहां पर दोनों साइडें भिड़ गई थी और जानी नुकसान हो रहा था। यहाँ पर जानी नुकसान तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो जो फौजें हैं वो लगी हुई हैं और कश्मीरियों को कोई मदद इतनी हासिल नहीं है कि वो भिड़ सकें। तो जब तक पाकिस्तान इस चीज का इंतजाम ना करे कि वो इतनी कुव्वत पैदा करे कश्मीरियों में कि वो उनके साथ भिड़ सकें, या अपना कोई ऐसा लाए अमल बनाए जिसमें अपीजमेंट और डिफेंसिव होने के बजाय बराबर ऑफेंसिव आपका पोस्चर हो, तब आप देखें दुनिया आपकी बात सुनेगी। ये मेरा ख्याल है, गलत हो सकता है। मैं चूंकि डिप्लोमेसी के नॉर्म्स को ज्यादा नहीं समझता, इसलिए बातों को घुमा फिरा के मुझे करने नहीं आती।
اور لیکن منیر اکرم صاحب بہتر بتا سکیں گے یہ جس فنومنے کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ واقعی اس کی کوئی بنیاد بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. باقی تھوڑی سی بات میں کہہ دوں کہ میرا خیال ٹائمنگ جو ہے پریزیڈنٹ کے یو این جنرل اسمبلی کے یہاں پر آنا وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سفارتکاری کا یہ اچھی سفارتکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس طریقے سے فوری طور پہ فلسطین کے معاملے کے بعد اور پھر کشمیر کے ساتھ اس کو جوڑنا, یہ ساری باتیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو اپنے فورن آفس کو اور جو ڈپلومیٹس اس پہ کام کر رہے ہیں منیر اکرم جیسے, ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اس چیز کا انتظام کیا ہے. جی جی منیر صاحب, جو نکات اٹھائے جنرل نعیم لودھی صاحب نے, سر یو وڈ لائک ٹو آنسر. جی نہیں, جنرل صاحب دیکھیں, جنرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایک ایکٹیو کیمپین نہیں ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اسی طرح سے نکلتا ہے کہ جب آپ اگریسو کیمپین چلائیں تو ڈپلومیسی میں تو ہماری اگریسو کیمپین ہے. اب اس میں دیکھنا ہے کہ جی دیکھیں گراؤنڈ سچویشن وہاں مختلف ہے, کیونکہ ہندوستان نے تو وہاں مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ فوج کھڑی کی ہے, اور اس 9 لاکھ فوج کے خلاف کشمیریوں کو جد و جہد کرنے میں بہت چیلنجز ہیں. فلسطین میں بھی ہیں, پر 9 لاکھ فوج نہیں ہے وہاں, اور وہاں کچھ انہوں نے ویسٹ بینک میں چھٹی ہے, کچھ ان کے پاس اسپیس ہے. غازہ میں جو اسرائیلی فورسز تھے وہاں سے نکل گئی ہیں, اور غازہ میں بند ہیں, پر وہ آکوپائڈ نہیں ہے غازہ میں. تو تھوڑی سی آپ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ مختلف ہیں. کشمیریوں کو جد و جہد کرنا, ان کا جو فریڈم اسٹرگل ہے وہ زیادہ مشکل ہے. اسپیشلی ویلی میں ان کا فریڈم اسٹرگل زیادہ مشکل میں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں لاکھوں فوج وہاں ہندوستان میں کھڑی کی ہوئی ہیں, اور بالکل آپریشن ہے. چپے چپے میں انہوں نے کرفیو لگائے ہیں, بند کیا ہوا ہے, پروٹیسٹرز کو باہر نہیں آنے دیتے ہیں. تو یہ چیلنجز ہیں, تھوڑی سی مختلف ہیں. تو ہم نے یہ دیکھ کر کشمیریوں کی ہم حمایت تو کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, اور دوسری طرف ہم نے پاکستان کی حفاظت بھی دیکھنی چاہیے, کیونکہ جو ہمارے خلاف جو طاقت ہے, ہم دونوں ایٹمی طاقت ہیں, جی, اور اگر جھڑپ ہو جاتی ہے تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے. تو ہم نے اس کو بردباری کے ساتھ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, اور ڈپلومیسی میں ہم بالکل اگریسو ہیں, پر گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھنا. ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے منیر اکرم صاحب جو نقطہ اٹھایا تھا جنرل نعیم لودھی صاحب نے, کیونکہ فلسطین میں بھی یہ شیخ الجراح میں جب بے دخلی کی بات ہوئی اس سے یہ معاملہ اٹھا, پھر مسجد اقصیٰ پہ حملہ آور ہوئے, اسرائیلی قابض فوجیں, پھر غازہ میں گئے, ویسٹ بینک پہ گئے. تو یہاں پر بھی ڈیموگرافک چینجز جو 35A اور 370A کی منسوخی تنسیخی کی بات بھارت کر رہا ہے, آپ سمجھتے اس موقف, اس پہلو کو بھی بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے؟ جی, ہم نے یہ پہلو اٹھایا ہے. سیکیورٹی کونسل کو فارن منسٹر صاحب نے 3-4 خط لکھے ہیں سیکیورٹی کونسل پریزیڈنٹ کو, اور سیکرٹری جنرل صاحب کے ساتھ بھی ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے. ہم نے بتایا ہے کہ یہ ڈیموگرافک چینج کر رہے ہیں, اور ان کا ارادہ جو ہے وہ فائنل سولوشن جسے وہ کہتے ہیں, یہ بی جے پی کی جو حکومت کہتی ہے فائنل سولوشن, وہ اس کی تحت وہ ڈیموگرافک چینج کر کے ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ کو ایک ہندو میجورٹی ٹیریٹری بنانا چاہتے ہیں. تو وہ ہم نے اس کا ذکر اور یہ ریالٹی کو ہم نے پیش کیا ہے دنیا کے سامنے. یہ انلیگل ہے سب معاملے. جو 5 اگست 219 سے جو کچھ ہندوستان نے وہاں کیا ہے وہ سب سیکیورٹی کونسل کی خلاف ورزی ہے, اور اس کو انٹرنیشنل لیگیلٹی نہیں مل سکتی ہے. وہ اپنی طرف سے تو وہ امپوز کر رہے ہیں, پر جبھی مسئلے کا جو اگر حل ہوگا وہ لیگل جب ڈسٹنکشن ہوگی تو اس میں جو باہر سے لوگ لے آئے انہوں نے
مقبوضہ کشمیر میں ان کو مانا نہیں جائے گا کشمیر. تو یہ مسئلہ تو ہم اٹھائیں گے. جو جنرل صاحب کا جو سجیشن ہے وہ سینسس کروانے کا وہ اچھا ہے، پر وہ ہندوستانی کریں گے نہیں. ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں. جب تک ان کی آکیوپیشن ہے تو وہ نہیں کریں گے. ہم نے ڈپلومیٹک پریشر رکھنا ہے ہندوستان کے اوپر. ان کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور جو غلطی جو کر رہے ہیں وہ اس کو بھی ہم بالکل سامنے نظر میں رکھنا چاہیے دنیا کے. اور ہم دیکھیں کہ کس طرح سے دنیا ریئیکٹ کرتی ہے. وہ جیسے میں نے کہا ہندوستان بڑی طاقت ہے، اس کو کچھ دوسری بڑی طاقتوں کی حمایت ہے، اس لیے لوگ اس پہ ایکشن لینے سے ہچکاتے ہیں. پر پاکستان تو اس جو اپنا کردار ہے اس کو تو نہیں بدلے گا. میں نعیم صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ ریالٹی ہے، زمینی حقائق ہے جو منیر اکرم صاحب نے کہا کہ سب کچھ پاکستان کر رہا ہے، لیکن انہوں نے ایک تقابل پیش کیا کہ وہاں 9 لاکھ فوج ہے اور وہ آکوپائی کر رہی ہے غازہ میں. ظاہر بات ہے فلسطینی حکومت قائم ہے، ان کے اپنے وزیر خارجہ، ان کے اپنے صدر موجود ہیں. کشمیر میں سچویشن ذرا مختلف ہے. ساتھ میں ان کا بڑی طاقتیں سپورٹ کری. خیر وہ بڑی طاقتیں تو اسرائیل کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں گی. میں آپ سے جانا چاہوں گا نعیم لودھی صاحب، سر اس کے علاوہ ایک تو آپ نے کہا آپس میں بھیڑ پڑی تو اس وجہ سے بھی دنیا کی زیادہ توجہ ہوئی. ہمیں اسلامک دنیا کو بھی زیادہ گیلونائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے ٹرکی دیکھا. ویسے یہ جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ ہیں ماشاءاللہ ترک ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، فارمر پولیٹیشین ہیں. آج ان کو ہلال پاکستان بھی اسلام آباد میں دیا گیا. نعیم صاحب ہم نے دیکھا سٹیزن جرنلزم، سوشل میڈیا نے بھی بڑا کلیدی کردار ادا کیا اس معاملے کو فلسطین کے حوالے سے میں کروں انٹرنیشنلائز کرنے میں. اور جو میڈیا میں توتی بولتا تھا اسرائیلیوں کا وہ ماند پڑ گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا آؤٹ آف باکس ہو سکتا ہے جو کشمیریوں کی حالات ظاہر ہے اس کو پوری دنیا میں اجاگر کیا جائے؟ جی بہت شکریہ. میں اس پر آتا ہوں. پہلے میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایکسیلنسی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آکوپائیڈ پیپل ہوں تو ان کے لیے ان کے حق میں یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں اور ان کو انووک کیا جا سکتا ہے. آپ ان کو ہر قسم کی مدد پہنچا سکتے ہیں. دنیا کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے. دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے، میں اوپن کانفلکٹ کی بات نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں جنرل ہوں کہ یہ اٹامک پاورز ہوں تو وہ کس طریقے سے کیا کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی. یہ کلبوشن ادھر کیا کر رہا تھا؟ یہ جو روز بلوچستان میں اور یہ معاملات ہوتے ہیں تحریک طالبان پاکستان، یہ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کیا وہ کچھ بھی کرنے کا حق نہیں رکھتے جو کہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اور سر عام پوری دنیا کو کے سامنے ہے؟ اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ ایسی قراردادیں موجود ہیں کہ آکوپائیڈ لوگوں کی مدد کے لیے آپ یہ ارادہ کر بھی سکتے ہیں اور اس کو انووک بھی کر سکتے ہیں اور دنیا کو بتا بھی سکتے ہیں کہ ہم اس لیے مدد کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی قراردادیں موجود ہیں. چلیں اس کو تو یہاں چھوڑتے ہیں. باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی جنگیں ٹینکوں اور توپوں کی جنگیں نہیں ہیں. یہ بہت مختلف جنگیں ہیں. ان کا ڈائریکٹ اٹیک جو ہے انسانی ذہن ہوتے ہیں جی اور انسانی ذہن جو ہے میڈیا سب سے بڑا آج کل ایک فیکٹر ہے جس میں ہتھیار ہے. سوشل میڈیا بھی ہے، مین میڈیا بھی ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اس دفعہ باوجود اس کے کہ یہودیوں کا بہت بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے اوپر کنٹرول ہے، لیکن چونکہ کچھ اور میڈیا ہاؤسز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جیسے ٹی آر ٹی ہے، الجزیرہ ہے، آر ٹی ہے، رشین ٹی وی ہے، چائنیز ٹی وی ہے، تو اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ وہ چیزیں وہاں سے باہر نکلی ہیں. مقبوضہ کشمیر کے سلسلے میں ہم کوئی چیز باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے. مجھے نہیں معلوم کہ اس پر وہاں پر سختی بہت زیادہ تھی. جیسے انہوں نے بتایا کہ فوج اتنی زیادہ ہے کہ انٹرنیٹ بھی وہ بند کر دیا بیچارے تھا نا سانس بھی نہیں نعیم لے لودھی صاحب، سکتے. آپ کو یاد ہوگا جب ادروائز اگر وہاں سے ویڈیوز نکلتے اور پتہ چلتا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو شاید دنیا وہ. ایک بات میں کہنا چاہوں گا جو آپ مسلم امہ کی بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ سر دست فار دی ٹائم بینگ اگر ہم ہیومینٹی کے بنیاد پر اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں. دیکھیں فلسطین کے سلسلے میں چائنا متحرک ہوا، روس متحرک ہوا، تو بجائے اس کے کہ اس کو ہم چھوٹا ایشو رکھتے اور صرف مسلم دنیا کا ایشو رکھتے، یہ جب ورلڈ ایشو بن گیا تو پھر یہ زیادہ فائدہ بھی ہوا اور زیادہ ہمیں اس کی مدد ملی. تو اس پر ہمیں ضرور کام کرنا چاہیے ریجنل لیول پر. مسلم امہ جس حالت میں بھی ہے ان کے ساتھ مل کر، اور خاص کر وہ ممالک جو
मैं समझता हूँ कि अभी नॉन अरब ममालिक कुछ ऐसे आ गए हैं जो कि मुस्लिम उम्मा में अपना नाम ज्यादा वो अपना मनवाने में कामयाब हुए हैं। तुर्की है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, ईरान है, तो ये भी अपना दबाव डालें। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हम कश्मीर के मसले को भी और फलस्तीन के मसले को भी एक बैन अवी ह्यूमन राइट्स का और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मसला पेश करें, तो फिर हमें और मुल्कों की मदद भी मिलेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे यहूदियों ने इस दफा जुलूस निकाले सोहनियत के खिलाफ कि जी वो इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ जी। और ये तरीका है। मेरा ख्याल हमें देखना चाहिए कि हवाएं किस रुख में चल रही हैं, उसी हिसाब से हमें अपनी डिप्लोमेसी अपनी इसको इस्तेमाल आपने करना नईम साहब चाहिए। और ये बात मीडिया वाली उठाई जो है, मैं आपने आपको बात की, बताता चलूं कि इसमें आज कोई ही शक जो नहीं है, वो बहुत अक़वाम अहम है। मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की काउंसिल है, उसका इजलास भी बुलाया गया था और उसमें जो हाई कमिश्नर है बराए इंसानी हकूक़, उन्होंने कहा कि जो इसराइल ने गाज़ा में किया है वो जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकता है और इसमें जो ओआईसी की इमाम है पाकिस्तान और फ़लस्तीन की दरख्वास्त भी बुलाया गया था। तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं टूवर्ड्स दी एंड मुनीर अकरम साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये नैरेटिव्स की वॉर भी है। एक तरफ हम डिप्लोमेसी की बात करें, देन नो इट कम्स इनटू नैरेटिव एज वेल। नैरेटिव बिल्डिंग भी ज़ाहिर बात है आप लोगों का एक बहुत अहम पहलू भी हो सकता है, जुज भी है आपकी पॉलिसी का। क्या कहेंगे जो ऐसे मैंने कहा कि सिटीजन जर्नलिज्म में बड़ा रोल अदा किया वो बच्चियों की और वहाँ बेयारो मददगार लोगों की जो वीडियो क्लिप्स थी वायरल हुई फ़लस्तीन की, क्या कश्मीर में भी इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ भी छरे मार गन का बड़ा इस्तेमाल किया गया, पैलेट गन्स जिनसे लोग नाबीना बच्चे हो गए, मैं आपसे जानूंगा ये बयानिए की वॉर में हम क्या कर सकते हैं अगेंस्ट इंडिया? वो भी उनकी भी बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है जूस की तरह इंटरनेशनल मीडिया में। जी देखें, हम भी पूरी कोशिश जारी है। हमारे फॉरेन ऑफिस में अब डिजिटल प्रोजेक्शन विंग है जी जिसमें जो कुछ इस तरह की जो मटेरियल होता है सोशल मीडिया पे होता है, इंटरनेट पे जो आता है, उसको सही तरह से फैलाते हैं, दुनिया में बताते हैं। अब कश्मीर से जो वीडियोस वगैरह जो निकलती हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि वहाँ पाबंदियां बहुत लगाई हुई हैं इंटरनेट के ऊपर। जैसे आपने जिक्र किया, इंटरनेट को बंद किया हुआ था, बड़ी सिलेक्टिवली वो खोलते हैं, सुपरविजन में खोलते हैं। वो 4G जो है वो तो बहुत कम खोलते हैं और सुपरविजन में खोलते हैं, तो लोगों को ये वीडियोस वगैरह भिजवाने में भी काफी मुश्किलात हैं। वो जहाँ देखते हैं कि कोई कश्मीरी कोई वीडियो ले रहा है तो उसको भी पकड़ लेते। तो ये जो हिंदुस्तान की जो ऑक्यूपेशन है वहाँ वो बहुत गहरी, बहुत इंटेंस है और कश्मीरियों को वो समझते हैं कि सोशल मीडिया वगैरह पे भी उनको प्रोजेक्ट करने से भी काफ़ी वहाँ रुकावट है। पर जो कुछ मिलता है हमें, जो कुछ इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोजेक्ट करते हैं, सही तरह से करते हैं, एक्टिवली प्रोजेक्ट करते हैं। पर जैसे जनरल साहब ने कहा कि अगर ज़्यादा मटीरियल हो, अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो तो उससे भी हम ओपिनियन, दुनिया का ओपिनियन हम बदलाने की कोशिश कर सकते हैं और ये जारी है। ऑब्वियसली कश्मीरियों के पास जो भी ऑप्शंस हैं वो बेचारे कर रहे हैं और उनकी हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक चीज जो हमने ये भी सोचनी है जी कि देखें, इस किस्म की जंग जो होती है, मीडिया वॉर, डिप्लोमेटिक कैंपेन जो होता है जी, उसमें एक हर मुल्क का अपना एक जो ताकत होती है, ना सिर्फ मिलिट्री ताकत होती है पर उसकी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कितनी है, उसमें उसकी मार्केट कितनी बड़ी है, ठीक है, उस दूसरे मुल्क वहाँ क्या देखते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में, तो उससे फिर भी इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। ठीक है, तो अहम नुकता है। इस वक्त हमारा तवज्जो है कि पाकिस्तान को मजबूत किया जाए। अगर जब पाकिस्तान मजबूत होगा तो हमारी काबिलियत कश्मीरियों को
सपोर्ट करने की भी ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल ठीक आपने बजा फरमाया। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब, न्यूयॉर्क से हमसे गुफ्तगू करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट नुकात उठाए। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम एक अहम प्रोजेक्ट, और मैं समझता हूँ कामयाब प्रोजेक्ट है, 10 बिलियन ट्री सुनामी, यानी 10 अरब दरख्त लगाने, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल होता है जो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, इसके असरात से। उसमें एक संग मील आज तय किया गया है 1 अरब दरख्त लगाने का, वो मुकम्मल हुआ है। इस हवाले से हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे होंगे वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए मौलियात मलिक अमीन असलम साहब से एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए, उसके बाद लौट के आते हैं। मशहूर मुसलमान तारीखदान, फ़लसफ़ी और माहिर इमरानियात इब्न खल्दून 27 मई सन 1332 को ट्यूनीसिया के शहर ट्यूनिस में पैदा हुए। 73 बरस की उम्र में इब्न खल्दून का इंतकाल मिस्र के शहर काहिरा में हुआ। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा रानी का इंतकाल 27 मई सन 1993 को हुआ। रानी का असल नाम नासिरा बेगम था और इनका ताल्लुक लाहौर के इलाके मुज़म से था। रानी ने 60 की दिहाई में अदाकारी शुरू की और पहली फिल्म सन 1962 में रिलीज हुई, जिसका नाम था महबूब। 27 मई सन 2006 को इंडोनेशिया के जजीरे जावा के शहर योग्यकार्टा में जल्जले के नतीजे में 5,700 से जायद अफराद हलाक और लाखों अफराद जख्मी हुए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 6.4 थी। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है स्काइप पे मलिक अमीन असलम साहब ने, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए माहौलियात। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त निकाला। मैं जानना चाहूँगा एक आज और एक मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा पीटीवी के प्लेटफॉर्म से आपको, पूरी टीम को, प्राइम मिनिस्टर साहब को। 1 अरब दरख्त लगाने का जो प्रोजेक्ट है वो उसका संग मील आज तय हुआ। वैसे 10 अरब पौधे लगाने का आपका हदफ है। जानना मैं चाहूँगा सर, ये संग मील तय कर लिया गया, इस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे, क्या एफर्ट्स की गई? अगर आप इसकी हाइलाइट्स बताएं, फिर हम ज़रा पाकिस्तान को एक और एजाज़ भी हासिल हुआ है कि 5 जून को इंशाल्लाह वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, उसकी मेज़बानी पाकिस्तान करने जा रहा है। तो ज़रा मलिक अभी इससे बताइएगा सर, ये 1 अरब का हदफ कैसे कबूल कर लिया? क्योंकि बहुत से आपके अहदाफ वो तो अभी नहीं हासिल हुए इन द इकनॉमिक रेलम, हम दुआ गए वो भी हों, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपकी सुपरविजन में ये अचीव हुआ है। कैसे इसको प्रैक्टिकेबल बनाया गया, डूएबल किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन था, क्योंकि हमने केपी स्टार्ट किया। केपी के प्रोविंस में हमने 1 अरब दरख्त लगाए 2000, और उसके बाद जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब विजन को आगे बढ़ाया और इसमें हमें एक 10 बिलियन का दिया की प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमने। मलिक साहब, अगर आपसे थोड़ी सी इजाजत है, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करता रहता हूँ, आपकी हम ऑडियो ऑनलाइन लेना चाहेंगे फॉर मोर क्लैरिटी। वीडियो आपकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। मैं प्रोजेक्ट की ज़रा थोड़ी सी तफसीलात बताता चलूँ, इतने में मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी प्रोडक्शन टीम से कि आपकी जो ऑडियो है वो टेलीफोन पे ले लें। तो व्यूअर्स थोड़ा सा ज़रा बताते चले कि आज हरीपुर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मौजूद थे, या आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं। मलिक अमीन असलम साहब, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी जरताज गुल साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात मौजूद थी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का चूंकि विजन है, आपके इल्म में कि जब 2013 से 2018 तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी तो 1 अरब दरख्त लगाने का हदफ था, जो इन्होंने फुलफिल किया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को जब ज़ाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। तूलो अर्ज में 1 अरब लगा लिए गए हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, यकीन जानिए। वैसे तो आपको लगता है कि दरख्त लगा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है, आप देखें आजकल अगर गर्मी है तो बहुत गर्मी हो जाती है, ठंड तो बहुत ठंड हो जाती है। तो ये जो शजरकारी की मुहिम है, ये आपको बचाती है इसके मुज़िर असरात से। हमारे यहाँ बहुत सी
जो पानी का दारोमदार वो ग्लेशियर्स के पिघलने से है, और ऐसे ही इंडिया में है, ग्लेशियर ज़्यादा गर्मी होगी, शजरकारी कम होगी, ज़्यादा तेज़ी से पिघलेंगे, उस पे फिर सैलाब आ सकता है, उस पे जो क्लाइमेटिक चेंज है उसकी वजह से खुशहाली हो सकती है। तो इस हवाले से अहमियत के हामिल है। मलिक साहब, अब आप मुझे ज़रा कर गुफ्तगू अपनी वहीं से जारी कीजिएगा ताकि हमारे व्यूअर्स आपको ज़्यादा क्लैरिटी से सुन सके। प्लीज़ गो अहेड। जी बिल्कुल, ये आज हमने अपना पहला बिलियन जो है उसको कंप्लीट किया है 10 बिलियन ट्री के विजन में। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक ऐसा ख्वाब था, इसको विजन कह लें, जो हमने केपी से स्टार्ट किया, और वहाँ पर भी हमने पहले 1 अरब दरख्तों का टारगेट लिया था और 1 अरब 20 करोड़ वहाँ पर दरख्त लगाए थे 3 साल के अंदर। लेकिन अब जब हम फेडरल गवर्नमेंट में आए तो हमने इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाया और 10 बिलियन का एक टारगेट किया, जिसमें हमारा पहला जो प्लानिंग फेज था वो ये था कि हमने 3.2 बिलियन करने थे बाय 2023। तो उस के तहत हमने अभी ये पूरे पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में दरख्त लगाए गए हैं। इसमें केपी भी शामिल है, सिंध शामिल है, पंजाब शामिल है, जीबी शामिल है, और इसके साथ साथ के शामिल है और बलूचिस्तान शामिल है। और इसको हमने पहला जो इसका बिलियन था हमारा टारगेट 10 बिलियन का, उसका आज हमने अल्लाह के फजल से कंप्लीशन की है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी जगह पर जाकर अपना बिलियन ट्री लगाया जहाँ से हमने ना सिर्फ बिलियन ट्री के स्टार्ट किया था बल्कि 10 बिलियन ट्री का स्टार्ट किया था। अच्छा। और बड़ी खुशहाल बात थी कि जो बिलियन उस वक्त 2015 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने दरख्त लगाया था, आज वो 7 फुट का तकरीबन देवदार का दरख्त हो चुका था। और इसी तरह जब 10 बिलियन स्टार्ट किया था तो वो दरख्त भी तकरीबन 4-4.5 फुट का हो चुका था। तो एक मैं समझता हूँ कि एक विजन की तकमील की तरफ एक बड़ा अहम कदम था, और एक ऐसा ख्वाब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान की देखा था उसकी तकमील की तरफ आज एक बहुत अहम कदम था जो पूरा हुआ है। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आपने प्लानिंग का पूछा, तो इसमें हमारे साथ तमाम प्रोविंसेस शामिल हैं और प्रोविंसेस ने इसमें कंप्लीट ओनरशिप ली हुई है। 50% फाइनेंसिंग इसकी फेडरल गवर्नमेंट देती है, 50% प्रोविंस देता है। जो इसकी प्लानिंग है वो प्रोविंस करता है, हम उसको मॉनिटर करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करते हैं। आज वहाँ पर ना सिर्फ हमने बिलियन ट्री लगाया बल्कि इसके साथ साथ 2 बड़ी अहम रिपोर्ट्स वहाँ पर हमने पेश की जो कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर से फराहम की गई हैं। ये मैं या आप या कोई और गवर्नमेंट प्रोविंस की या फेडरल गवर्नमेंट नहीं कह रही, बल्कि ये 3 बड़े अहम इदारे IUCN, WWF और FAO, उन्होंने एक पहला पायलट ऑडिट किया है हमारे 10 बिलियन ट्री का, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो उन्होंने साइट सेलेक्ट किए थे ऑल ओवर पाकिस्तान, उनके अंदर अबव 80% सर्वाइवल रेट है, यानी कि जो दरख्त लगाए गए हैं वो 80% से ज़्यादा बचे हुए हैं और अल्लाह की फजल से वो सही परवरिश पा रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर एक यूनाइटेड नेशंस की भी रिपोर्ट पेश की गई जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने बनाई है, और उसके अंदर ये चेक किया गया था कि पाकिस्तान का जो कुदरती कैपिटल है, जिसको नेचुरल कैपिटल कहते हैं जी, और वो मुहित होता है फॉरेस्ट के ऊपर, आपके मुख्तलिफ वेटलैंड हैं और आपका ग्रासलैंड हैं, उसके अंदर भी इजाफा हुआ है 2018 के बाद। और उसमें स्पेशली फॉरेस्ट के अंदर उन्होंने कहा कि एक नेगेटिव ट्रेंड था पाकिस्तान का, जिसको PTI की गवर्नमेंट ने आके चेंज किया और पॉजिटिव किया है। और ये एक इंटरनेशनल आप समझ दें ऐसा इदारा कह रहा है जो कि जिसकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है। तो ये बहुत बड़ी खुशहाल बात थी पाकिस्तान के लिए और हमारी। अच्छा अम्बली साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो आपने पूरा अहाता कर दिया क्योंकि ज़ाहिर बात है आप इसके पीछे हैं और आपका अपने एक माशाल्लाह पैशन भी है। मैं जानना चाहूंगा ये जो शजरकारी थे, वैसे तो हमारे मजहब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुन्नत है हर शख्स को अपनी जिंदगी में एक दरख्त जरूर लगाना चाहिए, पौधा जरूर लगाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट पॉपुलर पॉलिटिक्स में मैं जानना चाहूंगा कहाँ प्लेस करेंगे बिलियन ट्री सुनामी जैसे प्रोजेक्ट्स को। ज्यादातर लोग देते हैं जी टेंजिबल क्या है, ये पुल बनाया, ये सड़क बनाई, वो भी बहुत आम है, फैक्ट्रियां लगाई, लोगों को रोजगार मिला। वेयर डू यू प्लेस इट? शजरकारी करना, पौधे लगाना, लोगों को कन्विंस करना, कीपिंग इन व्यू जो हमारा माइंड सेट है, हम इस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या कहेंगे इस, क्योंकि आप एक हल्के के पॉलिटिशियन भी हैं। देखिए ये दरख्त लगाना जो है पाकिस्तान में कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा। यस। और इसमें मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन था वो इस सियासत के लिए नहीं था, ना ही वो अगले इलेक्शन के लिए था, वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए था, पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन के लिए था। और ये एक नियति के साथ स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट,
सदका जारिया भी है, अल्लाह ताला का हुक्म भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है इसके बारे में। तो एक अच्छी नीयत के साथ अगली पाकिस्तान की जनरेशन की और पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के असरात से निपटने के लिए, उसके लिए तैयार करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। लेकिन आज इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे ऐसे डिविडेंड्स हमें मिल रहे हैं जो पॉलिटिकल भी है। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ग्रीन जॉब्स पैदा हुए हैं, 80,000 ग्रीन जॉब्स पैदा हुए हैं अभी तक 10 बिलियन में। अच्छा। और इंशाल्लाह हमारा हदफ है कि इस साल हम 1 लाख और मजीद जॉब देंगे। लोगों को डायरेक्ट इसका फायदा हो रहा है, उन लोगों को जो बेरोजगार हो गए थे कोविड के जमाने में, उनको इसमें नौकरियां मिल रही हैं। इसके साथ साथ ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान के लिए ग्रीन डिप्लोमेसी के चैनल खोल रहा है। आज ये पाकिस्तान की पहचान बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब भी किसी ग्लोबल लीडर से बात करते हैं तो वो ग्लोबल लीडर आगे से उनसे 10 बिलियन की सुनामी के ऊपर जरूर बात करता है। मैं अभी आ रहा हूँ, प्रेसिडेंट साहब ने खाना किया हुआ था, यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को उन्होंने बढ़ाया हुआ था, मौजूद किया हुआ था। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने पहली बात मेरे से की कि आप बिलियन की क्या प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। इसी तरह जब हम सऊदी वली अहद से मिले अभी सऊदी अरेबिया में, उन्होंने इसकी बात की। तो ये एक पाकिस्तान के, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एक पहचान बन गया है और एक ग्रीन डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को बड़ी मदद कर रहा है। तो ये दरख्त, हमने तो दरख्त लगाने के लिए लगाए थे, लेकिन इन दरख्तों की दुआएं हैं शायद, और इसमें एक नियत शामिल थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन की कि आज ये दरख्त खाली दरख्त नहीं है बल्कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक ये सपोर्ट भी दे रहे हैं, पाकिस्तान की जॉब्स को भी बेहतर कर रहे हैं और पाकिस्तान की पहचान को दुनिया में बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताया, बिल्कुल आप सही कहा, आपने पहला सेगमेंट यूएनजीए के प्रेसिडेंट के हवाले से किया और उन्होंने आज इसकी बड़ी तारीफ की थी जो दरख्त शजरकारी मुहिम है। ये बताएगा 5 जून को आलमी यौम मौलियात के तौर पे मनाया जाता है, 5 जून हर साल। इस दफ़ा पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी दी गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ये एजाज़ की बात है। क्या है ये इवेंट, इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से बताइएगा, और पाकिस्तान को क्यों कर इसकी मेज़बानी की दावत दी गई या ये एजाज़ किस तरह हासिल हुआ? देखिए, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये 1972 में मनाया जाता है। और जो ये दुनिया की एनवायरनमेंटल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 5 जून 1972 को, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए हर साल ये मनाया जाता है। और हर साल एक ऐसा मुल्क चुना जाता है जो एक ग्रीन मूवमेंट के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करता हो। तो पाकिस्तान को पहली बार ये ऑनर मिला है, एक प्रिविलेज मिला है कि पाकिस्तान इस वक्त ये एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को 5 जून को इंशाल्लाह होस्ट करेगा। और ये इन्हीं दरख्तों की बदौलत मिला है, क्योंकि ये ही प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तान को वो इंटरनेशनल रिकग्निशन दी है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को इस वक्त चुना गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि इस वक्त जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है उसका थीम भी यही है। उसका थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी कि जो हमारे ऐसे डिग्रेड हो चुके हैं इकोसिस्टम, उनको दोबारा कैसे रिवाइव किया जाए, और उसके लिए दरख्त जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस लिहाज से भी बड़ा अहम है कि ये सिर्फ एक दिन की सेलिब्रेशन नहीं होगी, बल्कि ये एक ऐसा दिन है जो कि एक डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जो कि यूएन ने अनाउंस किया हुआ है कि 2020 से लेके 2030 तक हम एक 10 साला मुहिम चलाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, जिसके अंदर हमने अपने इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है। और उसकी जो शुरुआत है उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को चुना है। और इसी के तहत 4 जून को एक लीडर्स का इवेंट हो रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उसको चेयर कर रहे हैं। आज उसका मैसेज भी उन्होंने वहां पर रिकॉर्ड किया। उस लीडर्स इवेंट के अंदर जर्मनी, जिसको आपको पता है कि जर्मनी एक बहुत ग्रीन मूवमेंट में एक अहम मुल्क समझा जाता है, उनकी चांसलर है एंजेला मर्केल, वो उसमें बात कर रही है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल उसमें बात कर रहे हैं। जो पोप है, पोप फ्रांसिस, वो उसमें बात कर रहे हैं। जामिया अल अज़हर के जो हेड हैं वो उसमें बात कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल लीडर्स का इवेंट है और उसमें उस ग्लोबल लीडर्स के इवेंट में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को चेयर करने के लिए दिया गया है, सीट दी गई है। और ये बहुत बड़ा ऑनर है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की जो ग्रीन मूवमेंट है, जो हमारे ग्रीन इक़दामात हैं, उनकी एक बड़ी अहम और बड़ी इम्पोर्टेंट ग्लोबल रिकग्निशन है। मुझे बड़े से बताइएगा, ये जो दरख्त हम लगा रहे हैं इसमें भी कोई किस तरह देखा जाता है? जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा और ये बात आती भी है कि हम बहुत सा खुर्दीन तेल इंपोर्ट करते हैं,
تو ان کا زیتون کے درخت کی شجرکاری بھی کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری یہ مہم ہے جہاں آپ نے کہا ایکو سسٹم کو ریسٹوریشن کے لیے بھی بڑا کلیدی کردار ادا کریں گے, کلائمیٹ چینج کے اثرات کو منیمائز کرنے میں بھی رول ادا کریں گے, وہاں یہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی ہماری اکانومی میں بھی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا جی کہ اس میں بہت سارے اس کے ایسپیکٹ ایسے دکھ رہے ہیں جو کہ درختوں کی بدولت اکانومی کو ہیلپ سپورٹ کرتے ہیں. مثلاً آپ نے آلیو ٹریز کی بات کی ہے, خصوصاً کیپی کے اندر ایک آلیو ٹری سونامی کے نام سے ہم ایک مہم چلا رہے ہیں جس میں ہم آلیو ٹریز کو بڑھا رہے ہیں جو کہ خودکاری کے تیل کے اندر پاکستان کو خود کو فیل کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اسی طرح ایک بلین ٹری ہنی کا پروجیکٹ ہم نے اسٹارٹ کیا جس کے ہم پائلٹ پروجیکٹ ابھی کر رہے ہیں. کچھ ایسے درخت ہیں, مثلاً بیری کا درخت ہے, جہاں پر اس کی بلاک پلانٹیشن ہوئی ہے, وہاں پر ہم یہ شہد کے ڈبے رکھ رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو کر رہے ہیں تاکہ وہ اس سے شہد کی فصل نکال سکتے ہیں. تو اس میں بہت سارے اس کے آف شوٹس ہیں, جابس بھی کریٹ ہو رہی ہیں, لائیولیہڈ کی اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہو رہی ہے, اور ان درختوں کی بدولت پاکستان کو ایک انٹرنیشنل پہچان بھی مل رہی ہے. مجھے یہ بھی بتائے گا سر کہ کامیاب جوان پروگرام کے والے سے ہم گفتگو کرتے ہیں عثمان ڈار صاحب سے, اور ہم نے دیکھا کہ ماہی گیروں کے لیے جو ہے وہ بھی علی زیدی صاحب جو منسٹر ہیں میری ٹائم کے, انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ان کو بھی قرضے دیے جائیں. پھر ہم نے شو کیا ایگریکلچر کے حوالے سے ٹری پلانٹیشن, جن کو یہ باغبانی یا شجرکاری کا شوق ہو, نوجوان ہو, ان کو انکریجمنٹ کے لیے کوئی آپ کا ایسا بھی پلان ہے کہ ان کو تھوڑا سا اگر سیلف فائنانس کیا جائے یا فائنانس دیا جائے ان کو, اور وہ اس پہ خود سے بھی انڈیپینڈنٹ لیڈرز اس پہ ڈیولپ ہو, لوگوں کے لیے مثالیں بنیں, کیونکہ اس حوالے سے بھی ذرا انکریجمنٹ اور موٹیویشن ملے گی. بالکل یہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہے. تقریباً اس کے ہم نے 5 سے 10% مختلف پروونسز میں مختلف ہے, لیکن ہم نے ایک اسکیم اسٹارٹ کی ہوئی جس کو ووڈ لاٹ کہتے ہیں. ووڈ لاٹ اسکیم کے اندر آپ 5 ایکڑ کا اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے تو اس پہ آپ کو درخت حکومت لگا کے دیتی ہے, اور آپ کو پھر اس کی نگہداشت بھی 2 سال کرتی ہے, اس کے بعد وہ آپ کو حوالے کر دیتی ہے. تو یہ ایک گرین ایسٹ آپ کا بن جاتا ہے جو کہ آپ کو ایک سسٹینیبل انکم پرووائڈ کرتا ہے. یہ ایک روزگار کا ذریعہ بھی پیدا کر رہے ہیں. اسی طرح نرسریز کا ہمارا یوتھ نرسریز کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر ینگ لوگوں کو اور خصوصاً خواتین کو بالکل جو ہمارے رورل ایریاز ہیں ادھر خواتین کو نرسریز اگانے کے لیے کہا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے بعد زمین اپنی ہوتی ہے اور ان سے ہم نرسریز کا پودا ایک سال بعد ان سے خریدتے ہیں ایک سرٹن فکس پرائز کے. تو وہ بھی اس میں بھی اچھا پروجیکٹ. ملک صاحب ٹورڈز دی اینڈ سر یہ مجھے سر ٹورڈز دی اینڈ, چونکہ آپ ظاہر پتہ ہے پولیٹیشین ہے, پی ٹی آئی سے تعلق ہے, آپ کے جو سیاسی حریف ہیں وہ اس کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے جو پہلا تھا پروجیکٹ جو کے پی میں شروع کیا, کچھ سنجیدہ سوالات اٹھاتے تھے, اور اکثر کہتے ہیں جب بھی ہوتی ہے احتساب کی بات وہ کہتے ہیں بلین ٹری سونامی میں جو مبینہ کرپشن ہے اس کا بھی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ آپ نے اب 1 ارب کا ہدف حاصل کر لیا. شفافیت, ٹرانسپیرنسی وہ نان چیلنجیبل ہے؟ بالکل نان چیلنجیبل ہے جی, اور بلکہ ہم نے تو کئی بار کہا ہے کہ آپ اس کو چیلنج بھی کریں, اور آپ آ کے ہمارے ساتھ سب کو ہم نے کہا ہے کہ اس کو ڈیوائسیو اور پولیٹیکل بلیم تھروئنگ کے لیے اس پروجیکٹ کو استعمال نہ کریں. یہ پروجیکٹ پاکستان کی فیوچر جنریشن کی ضمانت کا پروجیکٹ ہے, اور اس پروجیکٹ نے پاکستان کو انٹرنیشنل پہچان دی ہے, اور یہ پہچان تبھی ملی ہے کہ اس کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بالکل 0 ٹالرنس کے اوپر ہے, اور اس کی 100% کریڈیبلٹی ہے. اور اس کی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کے پی کی بات کرتے ہیں, کے پی کا پروجیکٹ جو ہے وہ انیشلی PC1 بنایا گیا تھا 22 ارب روپے کا. جب وہ کمپلیٹ ہوا تو اس نے اپنے ٹارگیٹ سے زیادہ درخت لگائے, اور وہ پروجیکٹ کی جو کاسٹ تھی وہ 14 ارب پہ ختم ہوئی, یعنی کہ اس میں سے 8 ارب روپیہ حکومت کو واپس کیا گیا. پھر اس کے بعد اس پروجیکٹ کے اندر جو گورنمنٹ کی کے پی کی, انہوں نے اس پروجیکٹ کی انڈیپینڈنٹ پرفارمنس آڈٹ کروائی. آپ فائنینشیل آڈٹ تو آپ نے سنی ہوگی, ہر سال ہر پروجیکٹ کی ہوتی ہے. جی بالکل. لیکن پرفارمنس آڈٹ جو ہے وہ بہت کم پروجیکٹ کی ہوئی ہے, اور میرے خیال میں پاکستان کا واحد پروجیکٹ ہے جس کو ہم نے انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی کی آڈٹ کروائی. آج بھی وہاں پر 10 بلین ٹری کے اوپر بھی 3 دنیا کے جو سب سے اہم انوائرمنٹ کے ادارے انہوں نے کمبائنڈ ایک کنسورشیم بنا کے ہمیں ایک رپورٹ پیش کی. انہوں نے کہا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر کلیم کر رہے ہیں وہ کلیم بالکل صحیح ہے, اور اس کے اندر جو آپ نے پودے لگائے ہیں 80% ان کا سروائیول ریٹ ہے. بہت بہت شکریہ. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی پاکستان کے کسی پروجیکٹ میں نہیں ہے. ملک صاحب بہت شکریہ سر, اب آپ سے وقتاً فوقتاً 5 جون تک گفتگو کریں گے, 5 جون کو بھی کوشش کریں گے آپ سے بات کریں. آپ کا بہت شکریہ ویورز, یہ آج کی نشست تھی, گفتگو تھی, وقت میں بالکل ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوئی منڈے 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.